कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों की तैयारी के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाया जाएगा। बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन हम इस क्लास में देखेंगे। प्रश्न नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार इस लाइव क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको जल्दी ही इस पूरी क्लास का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है बच्चों, क्योंकि अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। चलिए तो आ जाइए, आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन करवा देते हैं इस पूरे पेपर का, जो कि आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि में बांटा गया है। तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 7 भागों में। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, और अगर आपका कोई भी दोस्त अगर क्लास में नहीं जुड़ा है, तो उस क्लास को एक बार आप अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है। नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिन बच्चों को याद नहीं है वो कमेंट बॉक्स में चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारे बहुत सारे दोस्त बताने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, सूर के पदों में तेल की गागरी को कहा गया है। तेल की गागरी किसे कहा गया है? तो तेल की गागरी बताइए। यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है, उद्धव को कहा गया है, गोपियों को कहा गया है, सूर को कहा है। भले ही आपने कितना ही पढ़ लिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देने वाला है। तेल की गागरी किसे कहा गया है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। लाइव में जवाब दें सभी, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उद्धव को तेल की गागरी कहा गया है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर जो दोहा है उसे हम क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद या अर्ध सममात्रिक छंद। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसमें एक ही सही आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का चश्मा कहानी का जो मूल भाव है वो हो जाएगा बच्चों शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्ति कला का विकास और देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बच्चों देशभक्ति की भावना। अगले प्रश्न को देखेंगे। वे धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद होगा। देखिए क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा ये बताना है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो इनमें से क्रिया विशेषण का ये कौन सा भेद होगा? वो है धीरे धीरे रोने लगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कालवाचक में समय बताया जाता है, इसमें जगह बताई जाती है, इसमें मात्रा बताई जाती है, इतना उतना कितना, ज़्यादा बहुत कम, अधिक थोड़ा। लेकिन रीति में ढंग बताया जाता है, तो यहाँ पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे छठा। भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के कोने को बना देते थे। बताइए क्या बना देते थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ क्या बनाते थे। सिनेमा घर, टिकट घर, रसोई घर, नाटक घर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाटक घर। नाटक घर आपका आंसर होगा। नाटक घर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा वाला प्रश्न का आंसर नाटक घर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपका स्टार्ट होगा, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है पहला दूसरे का।
परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो देखिए जो परशुराम जो थे वो अपने गुरु किसे मानते थे? भगवान शिव को। शिव आपका इसमें सही उत्तर होगा। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो इसमें आंसर महाकाव्य आपका हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। देखिए बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ हैं वो कार्तिक माह से शुरू होकर कहाँ तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी। तो फागुन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे वाक्य से किसी के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो हम बात करेंगे इसमें विधानवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो चांदी की तरह चमक रहे थे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ी की। उत्साह कविता, उत्साह जो कविता है बच्चों एक आह्वान गीत है। और मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण अलंकार, रिपोर्ताज की भाषा फ्रेंच होती है। सफ़ेद पोश व्यक्ति, सफ़ेद पोश व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, जो कम बोलता हो, मितभाषी कहते हैं। अज्ञे तार सप्तक के कवि। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 वाला आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास में जुड़ रहे हैं क्लास 10th वाले, इस क्लास को सभी को शेयर कर दें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको आने वाले अन्य पेपर के वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। कौन सा दोस्त हमारा कहां से जुड़ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आप कहां से इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? देखिए फसल जो कविता है हमें किसके करीब ले जाती है? किसानों के। ठीक है, किसके करीब ले जाती है? ये किसानों के करीब ले जाती है। कृषि से संबंधित ये ज्ञान हमें देती है। तो किसानों के करीब ले जाती है, किसानों की जानकारी हमें देती है। कृषि के ज़्यादा बेटर लिखेंगे तो हम कृषि के नज़दीक लेकर जाती है। फसल को उत्पन्न करने की तमाम प्रकार की जानकारी हमें देती है। विवाह के 2 वेदों के नाम लिखिए। जो विवाह होता है बच्चों उसके 2 वेद होते हैं, उनके नाम बताना है। तो एक तो हो जाएगा आपका आलंबन और एक हो जाएगा आपका उद्दीपन। एक हो गया आलंबन, दूसरा हो गया उद्दीपन। अगला क्वेश्चन, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी को कहते हैं आनंद। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन की नगरी के नाम से जानते हैं। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय का होता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपना हाथ जगन्नाथ जो लोकोक्ति है इसका अर्थ हो जाएगा सफलता। हर काम अपने ऐसे लिख सकते हैं, हर काम अपने हाथों से ही संभव होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका, हर काम को अपने ही हाथों से सफल किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने काम को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, अपने काम को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरों में उससे क्या सानकर खिलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोरस और भात। गोरस और भात आपका आंसर हो जाएगा। सत्य फत्य देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक पहले में, 5वें का पहला।
मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, सत्य। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सत्य। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है, असत्य, क्योंकि श्वेत पताकाएं होती है शांति और अहिंसा की प्रतीक। पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, तो असत्य हो जाएगा, लिखकर पहचानता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देख सकते हैं रीतिकाल की विशेषता, नई कविता की विशेषता, तुलसीदास नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं, दो रचनाएं कला पक्ष, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की दो विशेषताएं बताना है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपने अगर हमारे ए सेट, बी सेट और सी सेट नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको जो एक क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जैसे दो भाषा बोलने वाला, तो उसे हम द्विभाषी कहते हैं, द्विभाषी। जिसका वर्णन न किया जाए, अवर्णीय, अवर्णीय। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, और गंतोक को मेहनत का बादशाह का शेर क्यों कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग आप देख सकते हैं। उदो तुम हो अति बड़भागी, बहुत ही सरल है, ये हमारे पद पाठ से लिया गया है, इसको लिखने वाले सूरदास जी हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सूरदास। आगे आप देखेंगे तो नीचे वाला जो है ये आपका जो है आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है, इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आत्मकथ्य पाठ से जयशंकर प्रसाद। और नीचे वाला देख सकते हैं ये बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और ये आपका संस्कृति पाठ से लिया गया है, संस्कृति पाठ से लिया गया है। एक बार सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका नौबत खाने में इबादत से लिया गया, नौबत खाने, नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया, नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र ने इस पाठ को लिखा है, यतीन्द्र मिश्र ने। ठीक है, तो जो भी आपको करना है संदर्भ प्रसंग भावार्थ इसमें लिखना है, मैंने 4 सेट में करवा दिया है आपको। यहाँ पर मीठी बोली का महत्व पर अनुच्छेद लिखना है, और यहाँ पर विज्ञापन की 3 विशेषता बताना है, और यहाँ पर काव्यांश और अपठित गद्यांश, जो हमारा गद्यांश रहता है वो नीचे दे रखा है, ये काव्यांश है, और ये गद्यांश नीचे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके वार्ड में फैली गंदगी को दूर करवाने हेतु नगर पालिका अधिकारी को एक क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 23 में आपको क्या करना है बच्चों, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित क्या लिखना है, आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर निबंध, एप्लीकेशन और अपठित गद्यांश, संदर्भ प्रसंग आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल रहे हैं 4 ABCD सेट करके, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, एक भी आंसर आपका नहीं छूटेगा। तो ये क्लास हमारी समाप्त होती है यहाँ पर। आप सभी इस क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।